हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3। इससे पहले की वीडियोस में हमने कक्षा 6 और 7 की आरबीएससी की पुस्तक हमारा राजस्थान को कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और रीट और पटवार और राजस्थान के वे सभी एग्ज़ाम जिनमें राजस्थान की जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जिसमें हम राजस्थान के इस स्वरूप को समझेंगे जो वर्तमान में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और इस के जो सातों चरण हैं, राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है ये 7 चरण में चली थी। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे जो हम आसानी से याद करके अच्छे से कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों और रजवाड़ों के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके काल में शुरू हुई? तो आंसर होगा वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या में 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तो अभी हमने देखा कि राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, ये देसी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि इस एकीकरण की शुरुआत 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हुई थी। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देसी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि 22 मई 1946 में एक ज्ञापन आया, एक तरीके का ऑर्डर, जिसमें कहा गया कि एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र की जाए। उसके बाद 1946 के बाद 47 आया तो हमारा देश आज़ाद हुआ। इसमें कहा गया कि उन रियासतों का एकीकरण पहले किया जाए जिनकी जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए तक तो हो और वहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। तो इस प्रकार ये दोनों मापदंड के अनुसार केवल 4 जिले ही थे जो इन योग्यताओं को रखते थे। तो वह थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, और यहाँ की जनता भी एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार ये एकीकरण की प्रक्रिया हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थीं।
वर्तमान में हम देखते हैं राजस्थान में 7 संभाग 33 जिले स्थित हैं। उसी प्रकार जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले केवल 19 रियासतें थी जो अपना अस्तित्व रखती थी। तो इनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। हमें इन्हें याद करना, केवल बस इनको जानना है कि 19 कौन सी थी। जयपुर 1, जोधपुर 2, उदयपुर 3, बीकानेर 4, बूंदी 5, कोटा 6, धौलपुर 7, भरतपुर 8, अलवर 9, डूंगरपुर 10, 11 प्रतापगढ़, 12 बांसवाड़ा, 13 झालावाड़, 14 करौली, 15 शाहपुरा, 16 सिरोही, 17 टोंक, 18 जैसलमेर और 19 किशनगढ़। तो ये 19 रियासतें थी। इसके अलावा 3 ठिकाने थे। तो ये ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये नाम हमें याद रखने ज़रूरी है क्योंकि ये केवल 3 हैं और ये क्वेश्चन बन सकता है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे। तो ये 3 थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये हमें याद रखना है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, तो वे थे कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 और 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के थे, इसीलिए ये पूर्ण नहीं हो सके। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य, प्रजा परिषद और प्रजामंडल का प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। तो ये हमने बात की एकीकरण से पूर्व के राजस्थान के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि राजस्थान के एकीकरण के चरण कौन कौन से थे। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देसी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, मतलब वहाँ राज्य रजवाड़े थे, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। इसके 7 चरण थे। इन 7 चरण से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम इस सारणी से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमने इसकी भूमिका जान ली, क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसी से हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम एक अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से इसको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार ट्रिक के साथ।